एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर 13 का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रेडियो एक्टिव क्षेत्र का नियम हम पढ़ने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा 2022 में ये जो टॉपिक है ये मुख्य रूप से पूछे जाने की पूरी संभावना। अगर आप लोगों को याद है तो रेडियो एक्टिवता के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब हम एक तरफ एक्स एक्स के ऊपर ले लेते हैं हम द्रव्यमान संख्या और वाई एक्स के ऊपर ले लेते हैं हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा यानी ई बी बार, और आपने देखा था कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आता है। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जिन तत्वों के लिए या जिन नाभिकों के लिए जो द्रव्यमान संख्या है वो 30 से लेकर के 170 के बीच होती है वे नाभिक ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इन 170 से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या वाले जो नाभिक हैं वो अगर अस्थायी हैं तो फिर वो स्थायी नाभिकों के अंदर किस तरह से परिवर्तित होते हैं। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं विश्वास दिला दूं कि अगर ये टॉपिक आपने एंड तक कंप्लीट पढ़ लिया तो आपको इसे दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। रेडियो एक्टिव घटना एक नाभिकीय प्रक्रम है। हम इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से कि रेडियो एक्टिवता का अर्थ क्या होता है। ये एक नाभिकीय प्रक्रम है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिक में से, कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसके नाभिक में से अल्फा कण अथवा बीटा कण, ध्यान दें यहां पे अथवा शब्द लिखा है, या तो अल्फा कण या फिर बीटा कण उत्सर्जित होने से उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा कण जो होता है वो होता है हमारा 2He4। उसके बाद में हम जानते हैं कि जो बीटा पार्टिकल है वो -1E0 होता है या फिर +1E0 होता है। यानी ये द्रव्यमान संख्या के अंदर और परमाणु क्रमांक के अंदर इस तरह से परिवर्तन कर देते हैं। द्रव्यमान संख्या जो है, क्योंकि ये केवल नाभिक के अंदर ही परिवर्तन करते हैं तो ये द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। और भाई साहब, जब प्रोटॉनों की संख्या में परिवर्तन होगा तो वो किसी दूसरे तत्व का नाभिक बन जाता है। अर्थात मूल रेडियो एक्टिव तत्व का नाभिक क्षय हो जाता है, यानी ये टूट जाता है, ये दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है तथा किसी नए तत्व का नाभिक बन जाता है। सिंपल सी बात है, जब कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसके नाभिक में से अपने आप अल्फा कण या फिर बीटा कणों का उत्सर्जन होता है, जिससे नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। परिणाम स्वरूप वो किसी दूसरे तत्व का नाभिक बन जाता है। यदि यह तत्व भी रेडियो एक्टिव है, मान लो ये जो नया तत्व बना है अगर ये भी स्थायी नहीं है, ये भी रेडियो एक्टिव तत्व है, तो यह नाभिक पुनः अल्फा या बीटा कण उत्सर्जित करके किसी अन्य तत्व के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब तक ये स्थायी नाभिक नहीं बन जाता, किसी स्थायी तत्व का नाभिक नहीं बन जाता, तब तक यह प्रक्रिया इसी तरह से चलती रहेगी। क्लियर है? किसी नए तत्व का नाभिक बन जाता है। यदि यह भी रेडियो एक्टिव होता है तो यहां पर पुनः अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित करके किसी अन्य तत्व के नाभिक में क्षय हो जाता है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है। कब तक चलेगी यह प्रोसेस? जब तक कि रेडियो एक्टिव क्षय से किसी स्थायी तत्व यानी सीसा का नाभिक नहीं प्राप्त हो जाता है, स्थायी तत्व प्राप्त नहीं हो जाता है। यानी सीसा से जो नीचे के तत्व होते हैं, इसके परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या से जो नीचे के तत्व होते हैं वो स्थायी तत्व होते हैं। तो इससे नीचे का जब कोई स्थायी तत्व बन जाता है उसके बाद में ये रेडियो एक्टिवता यानी कि अल्फा और बीटा कणों का जो उत्सर्जन होना है ये प्रक्रिया रुक जाती है। तो बहुत सिंपल सी कहानी है, हमें इसको अच्छे से पढ़ना है। हालांकि रेडियो एक्टिव क्षेत्र के नियम में ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं यहां से नहीं लिखना है, कहां से आपको आंसर में लिखना है वो बात हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से रेडियो एक्टिव किरणों के उत्सर्जन की दर को किसी भौतिक या रासायनिक क्रिया के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यानी मान लीजिए आपके पास कोई एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसमें से रेडियो एक्टिव किरणें, रेडियो एक्टिव किरणों का अर्थ है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और उसके बाद में गामा पार्टिकल भी यहां से उत्सर्जित होते हैं। तो किसी भी भौतिक क्रिया के द्वारा या फिर रासायनिक क्रिया के द्वारा इन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात। तो क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिकों का विघटन स्वतः ही
अनियमित रूप से होता है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। कोई इस रेडियो एक्टिवता की जो स्पीड है, रेडियो एक्टिवता का होना या ना होना, बाहर से हम किसी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये स्वतः ही अनियमित रूप से होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कहना कठिन है कि कौन सा नाभिक कब विघटित होगा और विघटित होने पर कौन सा रेडियो एक्टिव कण उत्सर्जित करेगा। मान लीजिए कि आपके पास 1000 नाभिक हैं किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के, तो उस 1000 नाभिकों में से पहले कौन सा नाभिक विघटित होगा, यह कुछ भी कहना संभव नहीं है। एक पेड़ के ऊपर 1000 चिड़ियाएं बैठी हैं, आप एक छोटा सा पत्थर मारते हैं, कोई नहीं बता सकता कि पहले कौन सी चिड़िया है वो उस पेड़ से उड़ेगी। तो उसी तरह से कौन सा नाभिक विघटित होगा यह कहा नहीं जा सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, कि विघटन होने पर कौन सा रेडियो एक्टिव कण उत्सर्जित होगा, अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित होगा या फिर बीटा पार्टिकल उत्सर्जित होगा, यह भी कहना पॉसिबल नहीं है। आगे क्या कह रहा है कि विघटन की प्रक्रिया में अल्फा, बीटा या गामा किरणों के उत्सर्जन के साथ एक तत्व दूसरे नए तत्व में बदलता रहता है, जिसके रासायनिक एवं रेडियो एक्टिव गुण बिल्कुल नए होते हैं। भाई साहब, रासायनिक गुण अपने आप नए हो जाएंगे क्योंकि उसके नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बदल रही है, उसकी द्रव्यमान संख्या बदल रही है, तो उसके रासायनिक गुण और उसके रेडियो एक्टिव गुण हैं वो स्वतः ही पुराने वाले तत्व से, रेडियो एक्टिवता के विघटन से पहले जो तत्व था और जो नया तत्व बना है, वो दोनों ही काफी डिफरेंट होंगे। तो यहां तक की कहानी आप लोगों को केवल अच्छे से समझनी है, भूमिका तैयार हो गई है। अब हम रेडियो एक्टिव क्षयता का जो नियम है वो बोर्ड परीक्षा में लिखने के लिए तैयार है। चलिए शुरू करते हैं। यहां से आप लोगों को अपने नोट्स के अंदर लिखना है और अच्छे से समझना है। क्या कहता है कि किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर, कोई भी क्षण ले लीजिए, मान लीजिए शुरुआत में हमने बात करी t बराबर 0 समय पर, और यहां पे रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिक थे N0। अब धीरे धीरे समय बढ़ेगा और यहां से जो नाभिक हैं वो विघटित होने शुरू हो जाएंगे। आप किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर चले जाइए, किसी भी समय की आप बात कर लीजिए, तो किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर यानी विघटित होने की दर उस क्षण उपस्थित कुल सक्रिय परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। जितने ज्यादा परमाणु उपस्थित होंगे तो उतने ही ज्यादा परमाणुओं का विघटन होगा, जितने कम परमाणु बचेंगे उतने ही कम परमाणुओं का विघटन होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए पेड़ के ऊपर 1000 चिड़िया बैठी हैं, आपने एक पत्थर मारा तो शुरुआत में 1000 चिड़िया होने की वजह से, ज्यादा मात्रा ज्यादा संख्या होने की वजह से इसमें से 100 चिड़ियाएं उड़ गई। अब बची कितनी भाई साहब? 900 चिड़ियाएं बची। अब आप इन 900 चिड़ियाओं को पुनः एक पत्थर मारेंगे तो यहां से 100 चिड़ियाएं नहीं उड़ेंगी, क्योंकि पहले वहां पे पेड़ पे चिड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जैसे जैसे ये चिड़ियाएं उड़ने के बाद जो बची हुई संख्या होगी, अंत में मान लीजिए कि आपके पास उस पेड़ पे 100 चिड़ियाएं बचती हैं, आप एक पत्थर मारेंगे तो यह कहना संभव नहीं है कि कौन सी चिड़िया उड़ेगी, यह कहना संभव नहीं है कि क्या ये सारी की सारी चिड़ियाएं उड़ेंगी। नहीं, जितनी संख्या यहां पे बची हुई है उसी के अनुपात में ही चिड़ियाएं वहां से उड़ेंगी। तो यही बात यहां पे कहना चाहता है कि किसी भी क्षण, कोई भी समय आपको जब चेक करना हो रेडियो एक्टिव पदार्थ को, तब आप चेक कर लें कि रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर, टूटने की दर, उन नाभिकों के विघटित होने की दर किस पे डिपेंड करती है? उस क्षण उपस्थित कुल सक्रिय परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। कितने परमाणु उस समय उपस्थित हैं इस बात पे निर्भर करती है। इसे रेडियो एक्टिव सक्रिय विघटन नियम, चरघातांकी क्षय नियम, रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम, या फिर इसे रदरफोर्ड सोडी का नियम भी कहा जाता है। 4 टाइटल के नाम से इस प्रश्न को आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। सिंपल सी बात है भाई साहब, जितने परमाणु उसके ऊपर उपस्थित होंगे, जितने रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु उपस्थित होंगे, उसी के अनुपात में वहां से परमाणु टूटेंगे। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा नाभिक टूटते जाएंगे, बचे हुए नाभिकों की संख्या कम होती जाएगी, तो भाई साहब विघटन की दर भी स्वतः कम हो जाएगी। क्लियर है?
चलिए अब इसका मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं। माना प्रारंभ में, शुरुआत में जब हमने एक्सपेरिमेंट देखना शुरू किया उस समय टाइम 0 ले लेते हैं, पर रेडियो एक्टिव पदार्थ के सक्रिय परमाणुओं की संख्या कितनी है? n नोट है। प्रारंभ में n नोट परमाणु वहां पर उपस्थित हैं। t समय चला गया, t समय बीत गया, तो t समय बाद यह n रह जाती है। पहले कितने थे? n नोट। बचे कितने? n नाभिक अब बच गए। और इसके थोड़े से समय बाद में और ले लो, आप थोड़ा सा और समय बिता लो, तो t समय बीत चुका था, dt समय और बीत गया, तो t प्लस dt समय के बाद यह संख्या घट करके प्रारंभ में कितनी थी? n नॉट। t समय बाद कितनी बची? n। अब ये जो dt समय बीता है इसमें भी कुछ नाभिक और टूट गए, तो बचे हुए नाभिक कितने हो गए सर? n माइनस dn। ये जो dt समय है इसमें विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या हमने dn कह दी, तो t प्लस dt समय बाद बचे हुए नाभिकों की संख्या हो जाएगी n माइनस dn। तो परमाणुओं के विघटन अर्थात क्षय होने की दर, देखिए क्षय होने की दर को हम dn अपॉन dt कहेंगे। कितने यहां पे समय कितना बचा? dt समय बीता है, dt समय में कितने नाभिक विघटित हो गए? dn नाभिक विघटित हो गए। तो विघटित नाभिकों की दर यानी विघटित हुए परमाणुओं की संख्या बटा कितने समय में, और विघटन यानी कमी हो रही है उस कमी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो परमाणुओं के विघटन की दर, क्षय होने की दर, सबसे महत्वपूर्ण लाइन, इसको हम किससे लिखेंगे? माइनस dn अपॉन dt से लिखेंगे, dn अपॉन dt। और ये किसके समानुपाती होगी? रदरफोर्ड सोडी के नियम के अनुसार प्रारंभिक संख्या के समानुपाती। तो ये वाली प्रारंभिक संख्या हमें यहां पे लेनी होगी। तो माइनस dn अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू n। और आप जानते हैं कि ये माइनस का चिन्ह चाहे इधर लगा दो चाहे इस तरफ लगा दो। क्यों लगा दो? क्योंकि हम इस पूरी इक्वेशन को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा और यहाँ पे माइनस रह जाएगा। और समानुपाती का चिन्ह जब हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो एक हमें कांस्टेंट यूज करना होगा, वो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? लैम्डा लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है, dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा n। अब भाई साहब जो नया मेंबर आया है परिवार में या हमारे ग्रुप में, उसका परिचय करवाना तो हमारी जिम्मेदारी है। क्या है? जहां पर ये जो लेमडा है वो एक नियतांक है और जिसे क्षय नियतांक या फिर विघटन नियतांक, डिके कांस्टेंट कहते हैं, इसे क्षय नियतांक कहते हैं। अगले वीडियो में हम इस क्षय नियतांक के बारे में भी, इसकी डेफिनेशन और इसका मात्रक जो है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए आप लोगों को याद रखना है कि रदरफोर्ड सोडी के नियम के अंदर माइनस dn अपॉन dt का माइनस एक तरफ लगाना, चाहे इस तरफ लगा दो या दूसरी तरफ लगा दो, तो यहां से हम रिमूव करके माइनस लेमडा n इसे लिख देंगे। समीकरण 1 में जो ऋणात्मक चिन्ह है वो ये प्रकट करता है कि समय के साथ साथ सक्रिय परमाणुओं की संख्या घटती जा रही है। ये माइनस क्यों लगाया हमने? ये विघटित नाभिकों की संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी सक्रिय परमाणुओं की संख्या धीरे धीरे, उस पेड़ पे बची हुई चिड़ियाओं की संख्या धीरे धीरे घटती जाती है। लेमडा का मान एक दिए गए पदार्थ के लिए तो नियत रहता है, कोई भी एक पदार्थ ले लीजिए उसके लिए तो लेमडा का मान नियत रहता है, परंतु भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए लेमडा का मान भिन्न भिन्न होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो ऊपर एक इक्वेशन आया था माइनस dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू लेमडा n, माइनस को हमने यहां से हटा करके इसको प्लस बना दिया था और यहां पे माइनस आ गया था। एक काम करते हैं यार, ये जो dn है और इधर n नजर आ रहा है, इनको एक तरफ कर लें तो ये n क्या हो जाएगा? इसके बटा में आ जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे dn अपॉन n, और ये जो dt है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये गुणा में चला जाएगा, तो बराबर में माइनस लेमडा तो पहले से है और dt इसके गुणनफल में आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 है इसको एक नए रूप में लिखने का प्रयास करना है, यानी जो यहाँ पे n था वो डिवाइड में आ गया और जो dn के बटा में dt था वो गुणा में चला गया, बाकी कोई चेंज यहाँ पे नहीं है। तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास आ जाती है। अब इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन का
समाकलन करेंगे। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं dx अपॉन x का समाकलन होता है log x, यानी यहां पे हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा log n, और उसका जो बेस रहेगा log का वो e रहेगा, बराबर माइनस लेमडा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt का समाकलन t हो जाएगा। और चूंकि ये अनिश्चित समाकलन है तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कक्षा 11 के अंदर समाकलन के फॉर्मूले में कि अनिश्चित समाकलन में प्लस कांस्टेंट भी लगाया जाता है। तो सिंपल हमने समीकरण नंबर 2 का यहां पे समाकलन कर लिया। अब जो नया कांस्टेंट c आया है, समाकलन नियतांक है, इसकी वैल्यू चाहिए बेटा हमें। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। यदि मैं t बराबर 0 समय की बात करूं सबसे पहले की, तो सर जब t बराबर 0 समय था तब हमारे पास नाभिकों की संख्या को हम n नोट कहते थे। तो इस इक्वेशन में यदि मैं t की जगह 0 वैल्यू लिख दूं तो इसका अर्थ हो जाएगा कि हम सबसे पहले वाले क्षण में पहुंच गए हैं, और जब t का मान 0 था उस समय नाभिकों की संख्या n नोट थी। तो इस इक्वेशन में जब हम t की जगह 0 लगाएंगे तो n की जगह हमें n नोट लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये लाइन हम यहां पे रेफरेंस डाल देते हैं कि जब t का मान 0 है तो n का मान n नोट है। रखिए वैल्यू, जब यहां पे t की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, प्लस में कांस्टेंट c रहेगा, और यहां पे log n की जगह log n नोट हो जाएगा। तो फाइनली हम इस बात पे पहुंच गए हैं कि सर c की जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं log बेस e n नॉट। तो इसकी जगह हम ये वैल्यू यहां पे लगा देंगे तो क्या पोर्शन आ जाएगा, c की जगह log e n नोट आ जाएगा। तो हमारे पास समीकरण नंबर 3 में क्या चल रहा था, log e n बराबर माइनस लेमडा t प्लस में कांस्टेंट c था, तो c की जगह हमने ये वैल्यू लगा दी। इसको आप दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये जो चिन्ह है वो माइनस में बदल जाएगा, तो log n माइनस log n नोट बराबर में माइनस लेमडा t चल रहा है। और log में एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, log m माइनस log n। छोटी कक्षाओं में यदि आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा तो इसका फॉर्मूला होता है log m अपॉन n, यानी जो माइनस वाली वैल्यू है उसको हम डिवाइड में बटा में इसके लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी log n अपॉन n नॉट बराबर में हमारे पास लेमडा t पोर्शन चल रहा है। तो बहुत सिंपल तरीके से हम इसे सोल्व कर लेंगे। अब जिस तरीके से हम पहले कभी वर्गमूल लेते थे, याद करो थोड़ा सा आप लोग, वर्गमूल, और वर्गमूल को हटाने के लिए हम उसका स्क्वायर करते थे, वर्ग करते थे। तो इसी तरीके से जब log लिया जाता है तो log को हटाने के लिए एंटी log लिया जाता है। और आप लोगों को याद है कि जब वर्ग हम हटाते हैं तो दूसरी तरफ की संख्या में जब हम वर्गमूल लेते हैं तो उसके दूसरी तरफ में रूट लग जाता है। तो इसी तरीके से यहां पे क्या होने वाला है कि जैसे ही हम यहां पे एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लेने के बाद में यहां से तो लॉग रिमूव हो जाएगा, तो ये तो n अपॉन n नॉट, और ये जो वैल्यू है वो e की पावर में चली जाएगी। एंटी लॉग लेने पर जिस तरफ लॉग नहीं लगा हुआ होता है वहां की पूरी वैल्यू e की पावर में चली जाती है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी e की पावर माइनस लेमडा t, और यहां से जो n नोट है वो दूसरी तरफ भेज देंगे तो हमारे पास गुणनफल में चला जाएगा। तो फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी n इज इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा t। यही पूर्ण रूप से रदरफोर्ड सोडी का नियम, रेडियो एक्टिवता का नियम, रेडियो क्षयता का नियम है। कंप्लीट है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं कि समीकरण नंबर 4 जो है वो स्पष्ट है कि n का मान समय के साथ पहले तेजी से, n का मान, ये जो नाभिकों की संख्या है वो पहले तो तेजी से और बाद में धीरे धीरे घटती जाती है। अर्थात रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय जो है वो पहले तेजी से होता है। तेजी से होने का मतलब जब भाई साहब 1000 चिड़ियाएं बैठी हैं तो उनमें से 100 चिड़ियाएं उड़ सकती हैं, और जब चिड़ियों के उड़ने पर यहाँ पे चिड़ियों की संख्या कम बचेगी और मान लीजिए लास्ट में 100 बची हैं, तो अब तो भाई साहब इसमें से 10% उड़ेंगी तो 90 चिड़ियाएं अब भी इसमें शेष हो जाएंगी। तो कितनी चिड़िया उड़ेंगी यहाँ पे, हमने 10% ही तो लिया यहाँ पे, 1000 का 10% 100 और 100 का 10% 10, तो अब 10 चिड़ियाएं उड़ेंगी, यानी 10 नाभिक विघटित होंगे जो प्रारंभ में 100 नाभिक विघटित थे। यानी प्रारंभ में नाभिकों का विघटन तेजी से होगा और बाद में धीरे धीरे हो जाएगा। अर्थात रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो क्षय है वो पहले तेजी से
और फिर धीरे धीरे होता है। इस नियम को चरघातांकी नियम कहा जाता है। सूत्र से स्पष्ट हो जाता है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को पूर्णतः क्षयित होने में अनंत समय लगेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, अगर उसे पूर्ण रूप से क्षयित होना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे शेष बचे हुए नाभिकों की संख्या कम होती जाएगी तो उसमें से विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या और कम हो जाएगी। यानी किसी भी पदार्थ को पूर्ण रूप से विघटित होने में कितना समय लगता है? अनंत समय लगता है। बहुत महत्वपूर्ण 1 नंबर का प्रश्न यहां पे बनता है। तो ये 2 नंबर का प्रश्न रेडियो एक्टिवता का नियम या चरघातांकी नियम या रदरफोर्ड सोडी के नियम के नाम से आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस पूरे प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, महसूस किया होगा। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए और आगे के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए प्लीज आप हमारे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर हमें सपोर्ट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।